हाय एवरीवन। सो दिस इज़ सेकेंड वीडियो इन आवर PYQ सीरीज़ जिसमें हम 1979 से लेके 2024 तक के सारे PYQs वन बाय वन कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ का मेरा सिंपल गोल है कि आपका जो बेस लाइन है 70 से 80 नंबर या 60 से 70 नंबर, उससे प्लस 40 दिलवाने हैं मुझे। ठीक है, अब इसमें प्लान मेरा क्या है, प्लस 40 मुझे कराने हैं। 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, हर सब्जेक्ट में मुझे आपके 8 नंबर बढ़वाने हैं और 8 नंबर के लिए मुझे हर सब्जेक्ट में आपके +4 क्वेश्चन सही कराने हैं। ठीक है, और अगर इस PY की सीरीज़ से इतना भी नहीं हुआ तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अपना। ठीक है, ये मेरी गारंटी है क्योंकि ये मैंने पेपर दिया है 2 अटेम्प्ट एंड आई नो दिस फॉर श्योर कि अगर आपने ये सीरीज़ फिनिश कर दी पूरी एंड टू एंड, आपके बेस लाइन से 40 नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। दैट इज़ माई गारंटी। ठीक है, बीइंग सेड दैट, लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs। तो 2001 का क्वेश्चन, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर क्लाउडलेस नाइट्स बिकॉज क्लाउड्स। अब ये क्लाउड्स के आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये क्वेश्चन अगर आप 1979 से मेरी 2000 वाली सीरीज़ देखोगे, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है और मैं इसी में प्रूफ करूंगा कि 2000 से लेकर 2024 में ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है। एक बार तो 2022 में, फिर एक बार 2023 में भी रिपीट हुआ है। जस्ट दिस क्वेश्चन, ट्रस्ट में मैं शो करूंगा इसी सीरीज़ में आगे। ओके, तो क्या होता है कि जब क्लाउडी नाइट्स होती हैं तो हमारी जो अर्थ होती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से अपने टेम्परेचर को लूज़ करती है, मतलब हीट को लूज़ करती है और टेम्परेचर को डाउन करती है। बट क्या होता है कि जो हमारे पास क्लाउड्स होते हैं वो क्या होता है कि इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो हमारी हीट निकल रही होती है, और उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो वार्मर रहती हैं और इसी वजह से क्लाउडी नाइट्स में ड्यू फॉर्म नहीं होता है। 2024 में एक असर्सन रीजन पे क्वेश्चन आया था कि एटमॉस्फियर इज़ वार्म्ड बिकॉज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन या आउटगोइंग रेडिएशन। तो आप इसका आंसर इसी से बता सकते हो कि जो आउटगोइंग रेडिएशन होती है ना वो ज़्यादा वार्म करती है, इनकमिंग रेडिएशन तो सीधा पार कर जाती है, क्योंकि इनकमिंग रेडिएशन जो होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, आउटगोइंग रेडिएशन जो होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू PYQ, ट्रस्ट मी। इस 2001 से आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन PYQ के सॉल्व कर सकते हो इफ़ यू आर फोकस्ड एंड क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट। सो इस सीरीज में हम वही करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी। सो आई होप दिस इज क्लियर कि क्लाउडी नाइट्स में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इसलिए हमारी नाइट वार्मर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस आर फॉर्म्ड इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एयर टेम्परेचर आर लो। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि एंटीसाइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती हैं। एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन होती हैं जब आपका हाई प्रेशर होता है, ओके, जब काम कंडीशंस होती हैं, मतलब कोई बारिश नहीं हो रही है, कोई थंडर स्टॉर्म नहीं हो रही है, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसको हम एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रेशर इज हाई, तो ट्रू लग रहा है। उसके बाद रीज़न इसने क्या दिया कि जो विंटर रेनफॉल होती है नॉर्दर्न इंडिया कॉज डेवलपमेंट ऑफ एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन। ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट कि फर्स्ट टाइम में मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि मैंने ये विंटर रेनफॉल को विंटर मॉनसून से कंफ्यूज कर दिया था। बट विंटर रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता है और विंटर मॉनसून जो है वो एक कंप्लीट डिफरेंट फिनोमेना है, जिसका डिस्कशन हमने कहीं ना कहीं इस PY की सीरीज़ में बहुत डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये क्लियर होगा कि जो एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन है ऑब्वियसली हमें हाई प्रेशर चाहिए और लो टेम्परेचर चाहिए। तो जब विंटर रेनफॉल होती है नॉर्दर्न इंडिया में, और वो क्यों होती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो मेडिटेरेनियन से हमारे साइक्लोन निकलते हैं, दे डेवलप अ रेनफॉल कंडीशन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो हमारा जो ये नॉर्दर्न इंडिया का ये रीजन है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और उधर हिमालय वाला रीजन, तो वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है और हिमालयाज़ में रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, और नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल होता है। तो उसकी वजह से जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसको ही हम एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन बोल देते हैं। तो असर्सन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड बोथ असर्सन एंड रीजन आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2001। सो दिस इज क्वेश्चन अबाउट कि लोकल विंड को आपको रीजन से मैच करना है। ओके, तो ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो UPSC आपसे टाइम एंड अगेन पूछता है, जैसे कि माउंटेन्स को उनके रीजन से मैच कर दो। अभी 2024 में क्वेश्चन आया था, इसमें आल्प्स और हिमालयन, इस तरह के बहुत माउंटेन्स दिए हुए थे, उनके रीजन और वो किस तरह के माउंटेन है वो बताना था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लोकल विंड्स रीजन पूछ लेगा, माउंटेन रीजन्स पूछ लेगा,
कोई भी फिजियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब फिजियोग्राफिकल फीचर और उसके लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ये यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, तो ये चीज़ें आपको पीवाईक्यू से नोटिस होंगी। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि लोकल विंड को लेके पीवाईक्यूज ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। मोस्टली इनके लोकेशन पूछता है और ये पूछता है कि हॉट हैं या कोल्ड विंड्स हैं। ठीक है, तो विंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक हॉट विंड्स, एक कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स होते हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, हॉट विंड्स ये होती हैं जिनमें कम होता है। ठीक है, तो अब इसमें लोकेशन मैच करने के लिए बोला गया है। तो इसमें जितनी चारों दी हुई हैं ये अपनी वार्म विंड्स हैं, तो ये पीवाईक्यूज में आई हुई हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट आपका होमवर्क ये है कि आपको घर जाके, मतलब घर पे ही हो गया आई होप, या लाइब्रेरी हो गए, तो आपको जो लोकल विंड्स हैं और उनकी लोकेशन है और वो वार्म है या कोल्ड है, उसका एक आपको मैप ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और उसको अपने इस पीवाईक्यू वाले पीडीएफ में ऐड कर देना है, इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो यहाँ आया हुआ देख लेते हैं। तो जो अपनी फोहन विंड है वो अपनी चलती आल्प्स में, उधर स्विट्जरलैंड के पास। ठीक है, यूरोप में, यूरोप वाले एरिया में। जो सैमून विंड है इसको सिमोन भी बोलते हैं, ये कर्दिस्तान, मतलब जो अपना सहारा डेजर्ट वाला रीजन है ना, वहाँ पे ये ब्लो करती है। सेंटा आना कैलिफोर्निया में चलती है। मैंने गेस भी लगाया था कि ये सेंटा आना कैलिफोर्निया में चलती होगी, क्योंकि मैंने एक बार कहीं ये देख रखा था पढ़ते समय। और ये जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में चलती है, अपना ये साउथ अमेरिका वाला रीजन, और ये सेंटा आना नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में चलती है। तो मुझे ये सेंटा आना और जोंडा ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका ही पता था, इससे भी मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच गया था। बट नाउ दिस हैज़ कम इन द पीवाईक्यूज, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इससे रिलेटेड जितनी और डिटेल्स हैं वो हम अपने नोट्स में ऐड करें। ठीक है, बीइंग सेड दैट वी हैव फिनिश 2001, अब 2002 पे चलते हैं। सन्स हैलो इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हैलो क्या होता है, ये जो सन के अराउंड एक ऐसे गोल गोल सा लाइट जैसा कुछ बन जाता है, इसको से ये मान लो रिफ्रैक्शन, मतलब पूछा है कि रिफ्रैक्शन की वजह से सन का हैलो बनता है, वो मतलब किस क्लाउड की वजह से बनता है। तो सबसे पहले आपको क्लाउड्स के बारे में पता होना चाहिए, वो आगे हम इस पीवाईक्यू सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड, एक पीवाईक्यू आया हुआ है, उसी में सारे डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा क्लाउड ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है, उसके क्या फीचर होते हैं। बट अभी यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर किसी क्लाउड के नाम में स्टेटस लगा हुआ है तो वो लो क्लाउड होगा। अगर किसी के नाम में सिर लगा हुआ है, CIRR, तो वो हायर क्लाउड होगा। तो इसमें लिखा है कि किसके रिफ्रैक्शन की वजह से ये हैलो बनता है, तो ऑब्वियसली जो हाई क्लाउड होंगे दे हैव मोर चांसेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग द लाइट, क्योंकि सबसे पहले लाइट उनसे ही होकर निकलेगी। तो आइस क्रिस्टल्स इन सिरस क्लाउड जो होते हैं उनकी रिफ्रैक्शन की वजह से ये हैलो फॉर्म होता है। ठीक है, ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन अब यूपीएससी नहीं पूछता है, बट हु नोस। ओके, उसके बाद ये भी ला नीना एल नीनो के बारे में पूछ लिया है। अगेन पीवाईक्यू सीरीज़ में आगे हम ला नीना एल नीनो को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसको आने से क्या बढ़ जाता है, किसके जाने से क्या कम हो जाता है, कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से ला नीना आता है, कौन सी कंडीशन की वजह से एल नीनो आता है। बट यहाँ पे मैंने एक आपका शॉर्टकट प्रिपेयर कर रखा है कि ये आपको हमेशा काम आ सकता है, कि जो ला नीना होता है वो मेक्स एवरीथिंग स्ट्रांग, मतलब और लाओ स्ट्रांग बनाता है। एल नीनो जो होता है वो मेक्स एवरीथिंग वीक। ठीक है, अब एवरीथिंग से मतलब मेरा क्या है कि जैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में इंडिया में मानसून आ रहा है, ठीक है, अपना जो ये साउथ अमेरिका का रीजन है, यहाँ पे कोल्ड वाटर मास रहता है, तो अगर ला नीना रहेगा तो क्या होगा कि इंडिया का मानसून और बढ़ जाएगा, एकदम तेज़ हो जाएगा। ला नीना मतलब और लाओ मानसून, और यहाँ पे जो कोल्ड टेम्परेचर है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब एकदम वार्म हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब एल नीनो ला नीना पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला कि ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमने क्या किया कि ला नीना से बढ़ता है तो एल नीनो से कम हो जाएगा। इसको शॉर्ट में एनसो भी बोलते हैं। ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये नाम क्यों है वी विल डिस्कस इट लेटर, बट इफ़ यू नो देन इट्स रियली गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2002, कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जोग्राफिकल फिनोमेना। और पूछ रहा है कि थंडर क्लाउड के डेवलपमेंट में कौन कौन सा फिनोमेना जिम्मेदार है। तो आई विल अगेन बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि जो ओरोग्राफी है, ओरोग्राफी क्या होती है कि लेट से ये पर्वत है और यहाँ से मतलब यहाँ से ये जो ऑफशोर विंड आती है, सॉरी ऑनशोर जो विंड आती है, कल ही मैंने डिस्कस किया ऑनशोर ऑफशोर विंड में डिफरेंस क्या है। ऑनशोर विंड जो होती है जो सी की तरफ से मॉइस्चर लेके आती है, ऑफशोर विंड जो होती है जो लैंड की तरफ से बिना मॉइस्चर के आती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे ओरोग्राफी। तो जो ऑनशोर विंड आती है ये जब धीरे धीरे राइज करती है बिकॉज ऑफ एलिवेटेड माउंटेन्स, तो यहाँ पे जब रेन बनता है तो उसको ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा था कि जब ओरोग्राफिक रेन होती है तो थंडर क्लाउड बनने की
मतलब पॉसिबिलिटी लेस होती है, बट एकदम कंप्लीटली नल नहीं होती। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैंने ओरोग्राफी को मार्क कर दिया था कि नो इट्स नॉट द राइट कंडीशन, और 1 to 4 दिया भी था तो इट समहाउ ट्रैप्ड मी। बट ओरोग्राफी की वजह से थंडर क्लाउड नहीं बनता, वी कैन नॉट निगेट दैट। सो इसलिए ये चारों ऑप्शन भी सही होंगे। तो कंडेंसेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली जब कंडेंसेशन होगा तभी क्लाउड्स ऊपर उठेंगे और थंडर क्लाउड बनेगा। हाई टेम्परेचर होगा तभी कंडेंसेशन होगा। वर्टिकल विंड, मतलब ये जो अपनी चल रही है कन्वेक्शन विंड को वर्टिकल विंड बोलते हैं। तो ये चारों कंडीशंस विल बी नेसेसरी टू फॉर्म अ थंडर क्लाउड। ये क्वेश्चंस भी आगे आपके रिपीट हुए हैं, इनमें से कुछ कुछ स्टेटमेंट के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। यू विल सी द ब्यूटी ऑफ PYQs, ठीक है। अब 2002 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ आस्किंग अबाउट द साइक्लोनिक कंडीशन। तो इसमें कहता है द सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। अब देखो यूपीएससी का गेम क्या है ना, कि इनवर्ड्स को आउटवर्ड कर देगा, अपॉन को टूवर्ड्स, मतलब अपॉन को वर्ड अपोजिट मुझे नहीं पता, बट ऐसे मान लो कि इनवर्ड्स को आउटवर्ड कर देगा, इन को आउट कर देगा, हॉट को कोल्ड कर देगा, इस तरह से चेंज करके वो स्टेटमेंट्स को गलत करता है। तो इसमें जब आप साइक्लोन पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब साइक्लोनिक कंडीशन बनती है तो यहाँ पे जब 27 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाता है तो जो विंड होती है वो ऊपर राइज होती है इन फॉर्म ऑफ स्पाइरल। और स्पाइरल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लो प्रेशर होता है वहाँ पे, विंड वहाँ पे एयर इकट्ठी होती है और ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स मुड़ जाती है, तो इस तरह से साइक्लोनिक कंडीशन बनते हैं। वी विल स्टडी इन डिस्कस इन डिटेल जब हम साइक्लोनिक कंडीशन पढ़ेंगे, बट दिस इज बेसिक टू गेट द आंसर करेक्ट। सो सरफेस विंड नॉट इनवर्ड्स बट आउटवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ साइक्लोन, तो ये आपका गलत हो गया। और रीज़न दिया था कि एयर डिसेंड्स इन द सरफेस ऑफ द साइक्लोन विच इज़ करेक्ट। ऑल्दो अगर आपका ये गलत हो गया तो यू विल डायरेक्टली रीच द करेक्ट आंसर। बट ये सेम क्वेश्चन 2022 में आई थिंक वापस से PYQ में रिपीट हुआ, यूपीएससी ने किया, और उन्होंने पूछा कि जो आई ऑफ साइक्लोन है उसमें टेम्परेचर कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन लगाया होता प्रॉपरली तो आपको पता होता कि जो एयर डिसेंड होती है वो वार्म होती है, तो जो आई का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जब एयर डिसेंड होती है तो सरफेस के पास गैसेस ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाता है। तो आप किसी चीज़ को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा, तो इसलिए आई में जो होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जब 2022 का हम PYQ डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का, then I will show you the same question gets repeated. Okay, now second question of 2002 ये कहता है कि 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स पे बोथ हेमिस्फीयर हैव लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने वो अपने तीनों सेल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लो होता है, फिर 30 डिग्री पे हाई होता है, फिर यहाँ पे 65 डिग्री पे फिर लो होता है। तो अच्छा, जो ये वाला लो बनता है ना 60 to 65 डिग्री वाला लो, ये क्या होता है कि पोलर से जब कोल्ड विंड आती है और इधर से जब हॉट विंड जाती है तो हॉट विंड ऊपर चली जाती है और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो बाकी जो ये वाला सेल है और ये वाला सेल है ये स्टैटिकली जनरेटेड सेल होते हैं, बट जो बीच का सेल बनता है ना उस सेल का नाम क्या है? कमेंट डाउन करो। वो डायनेमिकली जनरेटेड होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू नो अबाउट, ठीक है। तो इसने बताया कि 60-65 में जो है लो प्रेशर बेल्ट होता है इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर। जी बिल्कुल सही बात है, तो आपका असर्शन सही हो गया। अब इसने रीज़न में बोला कि लो प्रेशर एरियाज आर परमानेंट ओवर ओशंस रदर दैन लैंड। तो मतलब इसके अगर आपको सिंपल इंग्लिश भी आती है तो आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, बट अब इसके सही या गलत होने की जांच करते हैं। तो ये कह रहा है कि लो प्रेशर बेल्ट जो है वो परमानेंट होते हैं ओशंस में रादर देन ऑन लैंड। तो अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि जो ओशन का या जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है वो लैंड से ज़्यादा होता है, तो वाटर जो है ना लॉन्ग टाइम तक गर्म रह सकता है या लॉन्ग टाइम तक ठंडा रहता है। मतलब उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है, बट लैंड कंपेरेटिवली बहुत जल्दी जल्दी ठंडा गर्म होता है। तो क्या होता है कि जो लैंड पे ये लो प्रेशर वाले बेल्ट बनते हैं या जो भी बेल्ट बनते हैं लैंड पे वो बहुत डायनेमिक होते हैं, जैसे जैसे सन शिफ्ट होगा वो भी शिफ्ट होते रहेंगे। बट जो ओशन पे हैं दे आर रिलेटिवली मोर परमानेंट दैन द लैंड, ठीक है। तो इन फर्स्ट ग्लांस आप इसको गलत भी काट सकते थे कि नहीं नहीं दोनों पे परमानेंट ही होता है, बट अगर इफ़ यू थिंक वेरी क्लियरली वेरी डीप डाउन तो आपको लगेगा कि जो ओशन के प्रेशर बेल्ट्स हैं दे आर काइंड ऑफ मोर परमानेंट दैन ऑन लैंड। तो ये दैन जो लगा दिया है ना इसकी वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। तो अपना बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, ठीक है। अब 2002 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ मीटर, अब एक मीटरोलॉजिकल स्टेशन के बारे में बात हो रहा है कि 26 डिग्री टेम्परेचर है जी, इसका एनुअल रेनफॉल 63 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ही कम है। अभी जो इसके पहले जो 1979 से 2000 वाली हम सीरीज़ कर रहे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन सा लो रेनफॉल है एनसीईआरटी के हिसाब से, कौन सा हाई रेनफॉल है, कौन सा मीडियम रेनफॉल है, तो डू चेक दैट आउट। तो रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर, बहुत कम है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चिरापूंजी बिल्कुल निकाल दो, हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, तो 63 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाई क्या होता है, जो 200 सेंटीमीटर पर ईयर से ऊपर का एवरेज होता है उनका। इलाहाबाद में कह रहा है कि स्टेशन पे 26 डिग्री ऑन एन एवरेज पड़ रहा है, नहीं। इलाहाबाद क्या होता है कि ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, मतलब ये कोल्ड टेम्परेट टाइप में आता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ठंडियों में तो गिरेगा, मतलब 10-10 डिग्री, 12-12, 13-13 डिग्री तक भी जा सकता है, तो एवरेज 26 तो नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब ये किसी अपने भारत में इन वाले एरिया की बात कर रहा है जो हमारे ये ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहे हैं। तो टाई पड़ जाता है कोलकाता और चेन्नई में। एंड आई वांट टू आंसर कि कोलकाता होगा या चेन्नई होगा। कमेंट डाउन करके बताओ कि विच वन टू चूज़। अब मैंने 50-50 कर दिया आप लोग के लिए, ओके, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। असर्सन आता है कि एरिया लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्री एल्टीट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ये इसका रीज़न है। तो ये 2000 मतलब कम से कम 3 बार ये रिपीट हो चुका है, 1979 से 2000 तक में। सेम क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो क्या होता है कि इक्वेटर है, ये इससे 5 से 7 डिग्री के बीच का एरिया है, यहाँ पे सन खूब होता है और वाटर खूब क्या होता है, ठीक है, वाटर से कन्वेक्शन, मतलब वाटर बहुत सारा वाष्प बनता है, या कह लो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये क्लाउड ऊपर उठते हैं, कंडेंस होते हैं, बहुत सारी बारिश होती है, और ख़ास करके आफ्टरनून में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बारिश ज़्यादा होती है, शाम तक बारिश बंद हो जाती है, क्योंकि ये अपने लोकल सोर्स की वजह से ही बारिश हो रही है। तो जैसे ही लोकल सोर्स का इवापोरेशन कम हुआ, बारिश कम हो जाएगी, तो सिर्फ आफ्टरनून में होगा, बाकी टाइम नहीं होगा। तो दिस इज सिंपल एंड रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम PYQ। सो हमने आई थिंक 10 to 12 PYQs डिस्कस किए क्लाइमेटोलॉजी के, ज्योग्राफी सीरीज़ के, एंड आई विल बी स्टॉपिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सारे क्वेश्चंस आंसर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट जैसे ही मैं नए वीडियोस पुश करूँ, यूट्यूब तुम्हारे पीछे पड़ जाए कि नहीं नहीं देखो देखो देखो, और PYQs को ख़त्म करो और अपने बेस लाइन से +40 मार्क्स इंक्रीज़ करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।